नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प केस के बारे में बात करने वाले हैं जो हाल ही में हाईलाइट हो चुका है। हम लोग बात करने वाले हैं द क्यूरियस केस ऑफ बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी एक माजी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड के। हाल ही में उनकी पार्टी जो है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इसके बाद कुछ एंटी डिफेक्शन से जुड़े हुए डेवलपमेंट हुए हैं झारखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हम लोग आज उसके बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही दिलचस्प केस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। स्टडी IQ आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए पहले खबर के बारे में बता देता हूं। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि हम लोग इस केस को हियर करेंगे जिसको बाबूलाल मरांडी और उनके काउंसिल ने फाइल किया है, जहां पे वो डिसाइड करेंगे लीगैलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द पावर ऑफ स्पीकर, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके पावर्स क्या है, क्या वो सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं या नहीं। इन सब चीजों पे एक डिस्कशन होने वाला है इस पर्टिकुलर केस में। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है झारखंड हाईकोर्ट का ये केस, जहां पे उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को कि उनकी जो प्ली है, पेटिशन है, उसको उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा ट्वीक कर दीजिए और कॉम्पिटेंट बेंच पे भेज दीजिए जहां पे हम लोग हियर करेंगे। इन सब केस डिस्कशन से पहले जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, क्योंकि ये सब डिस्कशन उसी से जुड़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट डिफेक्शन। देखिए, डिफेक्शन का मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में दल बदलना। भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में दल बदलना बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट था, स्पेशली 1970s 80s में, इनफैक्ट 60s में भी पहले। अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, यहां पे आयाराम गयाराम ये जो फ्रेज है ये काफी फेमस हो गया था। यानी कि समझ लीजिए, मैं अगर कांग्रेस पार्टी के टिकट पे जीतता हूं, तो अगर मैं इलेक्ट होके आ रहा हूं तो आई एम अ कांग्रेस कैंडिडेट नाउ, बट अगले ही दिन मैं अपनी पार्टी बदल दूंगा और भाजपा में चला जाऊंगा। तो 1960s 70s में एंटी डिफेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आप कभी भी दल बदल सकते थे। इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी। देखिए, पहले कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, स्पेशली 1950s और मिड 1960s में, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस था और राज्यों में भी कांग्रेस था। लेकिन 1967 एक लैंडमार्क ईयर माना जाता है जहां पे नॉन कांग्रेस पार्टीज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, स्पेशली राज्यों में। तो तब से लेकर डिफेक्शन की चीजें बहुत होने लगी। अगर डिफेक्शन होगा तो ये जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज समझ लीजिए कांग्रेस के पास 100 सीट से मेजॉरिटी है, लेकिन कल 10 लोग कांग्रेस पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, तो सरकार गिर जाएगी, राइट? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये जो टर्म आया आयाराम गयाराम, इसके पीछे हरियाणा के एक MLA थे गयालाल, जिन्होंने अपनी पार्टी बदली एक ही दिन में 3 बार और एक ही फोर्टनाइट में 4 बार 1967 में। तो तब से लेकर आयाराम गयाराम कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इस डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने लाया एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया किसने? 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया उन्होंने, जिसके तहत उन्होंने हमारे संविधान में एक 10वां शेड्यूल डाला। और इस 10वें शेड्यूल में सारी डिटेल्स लिखी गई है कि आप अपनी पार्टी नहीं बदल सकते, अगर आप पार्टी बदलोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो ये सब प्रावधान यहां पे लिखे हुए। चलिए जानते हैं कि किस सूरत में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, MP हो या MLA हो, हाउ दे कैन बी डिस्क्वालीफाइड। अगर हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 तरह के प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन के। एक हो गया कि अगर आप पार्टी के मेंबर है और अपनी पार्टी बदल दे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। डिटेल्स देखते हैं थोड़ी देर में। अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर है, किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, आपने खुद ही स्वतंत्र कैंडिडेट बनकर अगर इलेक्शन जीता है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन कर ले। नॉमिनेटेड जो नामांकित मेंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं राज्यसभा में, मेनी एक्टर्स हैव ऑलरेडी बीन देयर, तो अगर ये लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे या कुछ और करेंगे तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉर्म्स क्या है। अगर हम लोग देखें पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की, सिंपल सा एक चीज है यहां पे कि अगर समझ लीजिए मैंने कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन जीता है और मैं अपनी पार्टी बदलता हूं, तो वॉलंटरीली मैं कांग्रेस का मेंबरशिप छोड़ रहा हूं, मैं किसी और पार्टी की मेंबरशिप पकड़ रहा हूं, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। साथ ही साथ समझ लीजिए अगर
मैं बीजेपी के टिकट पे जीत चुका हूं और बीजेपी की जो विप है उन्होंने मुझे कहा है कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इस तरह वोट कीजिए। समझ लीजिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है तो उसके लिए वोट करना ही है। अगर विप ने कहा है कि वोट कीजिए और मैं नहीं करूंगा, मैं अब्सटेन करूंगा, पार्टी डायरेक्शंस नहीं फॉलो करूंगा, तब भी मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं। तो पार्टी की मेंबरशिप सिंपली है कि बदल दो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो आप कोई पार्टी ज्वाइन कर ही नहीं सकते। अगर एक स्वतंत्र कैंडिडेट है, अगर वो इलेक्शन जीत जाए और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करे तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड कंप्लीटली। तो इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि नॉर्मली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कम होते हैं, बहुत बार सिंगल मेंबर पार्टी होती है, यानी कि वो एक आदमी की पार्टी होती है, वो जीतते हैं फिर पार्टी मर्ज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं, एक लूप होल है यहां पे। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि जो नामांकित मेंबर होते हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो 6 महीने के बाद, जब से वो मेंबर बने हैं, जिस डेट से वो आ चुके हैं हाउस में, 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। लेकिन पहले 6 महीने में जैसे ही एंटर किया, आप अगले दिन ही बता दो कि मैं ये फलाना पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, देन इट इज वेरी फाइन। लेकिन 6 मंथ्स के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये है डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे बहुत बार सवाल आ चुके हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आ चुके हैं, इवन आप जहां पे भी जनरल स्टडीज है, इंजीनियरिंग सर्विस में आ चुके हैं, एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में यू मस्ट हैव फाउंड दीज क्वेश्चंस। तो इन सब चीजों के लिए कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक है मर्जर के ऊपर। 2003 से पहले ऐसा था कि अगर समझ लीजिए एक पार्टी में 9 मेंबर है और उसमें से अगर 3 मेंबर, 1/3 मेंबर चले जाएंगे और मर्ज करेंगे किसी और पार्टी के साथ, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये एक मास डिफेक्शन हो रहा था, इसीलिए 2003 में इस एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड किया गया, जहां पे 2/3 मेंबर्स यानी कि 66% ऑफ मेंबर्स इफ दे डिसाइड टू ज्वाइन सम अदर पार्टी, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। यानी कि अगर गुट टूट जाए, पार्टी टूट जाए और उसमें से 66% लोग कोई नई पार्टी ज्वाइन कर ले, मेजॉरिटी लोग, और बाकी 1/3 वुड बी दी ओरिजिनल पार्टी, और ये जो 2/3 मेंबर है वो जुड़ जाएंगे किसी और पार्टी के साथ। और अभी बाबूलाल मरांडी के केस में इसी के ऊपर एक सवाल उठ गया, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी ही देर में। इसके अलावा अगर समझ लीजिए कोई मेंबर है जो इलेक्ट होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाते हैं और वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, हालांकि इंडिया में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी छोड़ दे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ओनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या चेयरमैन जो भी हो। तो ये सब प्रोविजंस है एंटी डिफेक्शन लॉ में। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है कि इन सब केसेस के ऊपर डिसीजन कौन लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। देखिए, ये जो भी डिफेक्शन के केसेस आते हैं, इनकी डिसाइडिंग अथॉरिटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि इन सिंपलेस्ट टर्म्स इट इज द स्पीकर ऑफ द हाउस। वेरी सिंपल। अगर समझ लीजिए रूल में कोई क्लैरिटी नहीं है तो रूल मेकिंग अथॉरिटी भी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही, यानी कि स्पीकर को बहुत ज्यादा पावर दी गई है 10th शेड्यूल के अंडर। तो इसीलिए झारखंड स्पीकर ने कुछ डिसीजन लिया था, उसके ऊपर सवाल उठ चुका है, उसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने केस फाइल किया है झारखंड हाई कोर्ट में। आप मुझे बताइए झारखंड हाई कोर्ट की सीट क्या है? झारखंड ही नहीं, लेट मी नो अबाउट झारखंड, छत्तीसगढ़ एज वेल एज उत्तराखंड। इन तीनों हाईकोर्ट्स की सीट कहां पे? क्योंकि तीनों राज्य साथ में बने थे 2000 में, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच विल नोट हियर आल्सो। तो चलिए, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के डिस्कशन के बाद अब बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग केस के बारे में। देखिए, बाबूलाल मरांडी की पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी पार्टी मर्ज होगी बीजेपी में, और मर्ज हो चुकी है। जब ये मर्जर हो रहा था तो 130 उनके मेंबर थे, उन्होंने अप्रूवल दिया था, ये सब कहा गया। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली बात करें 10th शेड्यूल की, 10th शेड्यूल में सिर्फ जो इलेक्ट होते हैं वो मेंबर्स दे बिकम पार्ट ऑफ द पार्टी। यस, तो 2019 के असेंबली इलेक्शन में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के 3 मेंबर्स इलेक्ट होके आए। एक तो ऑब्वियस है बाबूलाल मरांडी इलेक्ट होके आए, और उनके अलावा प्रदीप यादव और बंधु टिर्के भी इलेक्ट होके आए। तो 3 मेंबर है, जिसमें से अगर 2 मेंबर कहें कि हमें किसी और पार्टी के साथ मिलना है तो वो मर्जर कहलाया जाएगा। यानी कि 2/3 पीपल आर नीडेड टू मर्ज इनटू वन पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। प्रदीप यादव और बंधु टिर्के को पार्टी से डिसमिस किया गया क्योंकि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी खुद ही पार्टी के हेड हैं, तो उन्होंने इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर, उन्होंने इन दोनों को डिसमिस कर दिया अपनी पार्टी से। तो अभी
झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के एक ही मेंबर है, यानी कि बाबूलाल मरांडी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्के ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस से जुड़ जाए, राइट। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने डिसाइड किया कि वो बीजेपी से जुड़ेंगे। तो झारखंड जो विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक पार्टी है, उनकी पार्टी में अभी बाबूलाल मरांडी एक ही एमएलए है, क्योंकि बाकी दो डिसमिस कर चुके हैं, उनकी पार्टी ने उनको डिसमिस कर दिया है। उन्होंने डिसाइड किया कि मर्ज करेंगे, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ मर्जर। इनफैक्ट अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम काफी सेटिस्फाइड है इस मर्जर से। हम लोगों ने बात की है झारखंड स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से, और उनकी रिपोर्ट देखी है, जहां पे उन्होंने कहा है कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि कोई और ग्रुप है जो झारखंड विकास मोर्चा को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल मरांडी है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और वो मर्ज होना चाहते हैं, तो इट इज वेरी वेरी फाइन। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तब हुई जब इस मर्जर के बाद बीजेपी ने अपॉइंट किया बाबूलाल मरांडी को लीडर ऑफ बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी, क्योंकि अभी झारखंड विकास मोर्चा नहीं रहा, मर्ज हो चुका है, तो अभी केवल बीजेपी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लीडर हैं बाबूलाल मरांडी, और बाबूलाल मरांडी ने अर्जी दे दी स्पीकर को कि आप मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित करें, क्योंकि अभी बीजेपी और जेवीएम दोनों मिलकर हम अपोजिशन पार्टी में हैं, तो प्लीज डिक्लेयर मी एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। और हम लोग जानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है, इंपॉर्टेंट पर्क्स वगैरह मिलती हैं, यस। तो इस चीज के ऊपर झारखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है, उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कर दी। उन्होंने इस मैटर को जैसे का तैसे रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस पर अभी डिसाइड करूंगा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे या नहीं। और कुछ दिनों बाद उन्होंने बाबूलाल मरांडी को एक नोटिस सर्व किया, और उस नोटिस में उन्होंने कहा कि दिस नोटिस इज बीइंग सर्व्ड अंडर पैराग्राफ 6 ऑफ द 10th शेड्यूल। बस इतना मेंशन था। तो 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 6 क्या है? इट टॉक्स अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने अपनी पार्टी छोड़ दी है या फिर मेजॉरिटी मेंबर्स चाहते हैं कि वो कहीं और मर्ज होना चाहते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और जो पैरा 6 है वो प्रोविजन क्लियरली बताता है कि पावर बिलोंग्स टू स्पीकर एंड द चेयरमैन। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी इसकी, स्पीकर ने सुओ मोटो ये जो एक्शन है उन्होंने लिया था। तो इस चीज के ऊपर फिर से डेवलपमेंट हुई। बाबूलाल मरांडी ने एक रिप्लाई भेजी। पहले तो वो अपने लॉयर के पास पहुंचे, उनसे काउंसलिंग की, बोला कि मैं इस पे और क्या करूं। और मरांडी के उनके काउंसिल ने ये क्लेम किया कि जो मुझे नोटिस आई है बाबूलाल मरांडी को, वो काफी वेग है, जिसके अंदर सिर्फ मेंशन है कि पैरा 6 के अंडर इन्होंने नोटिस भेजी, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो बाबूलाल मरांडी ने रिप्लाई भेजा क्वेश्चन करते हुए कि क्या स्पीकर के पास पावर है कि वो सुओ मोटो खुद ही अपने से एक्शन ले सकते हैं क्या 10th शेड्यूल के अंडर, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। देखिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग संविधान के जो 10th शेड्यूल में लिखा गया है वहां पे स्पीकर कैन नॉट टेक सो मोटो एक्शन। जब तक कोई कंप्लेंट ना आए, स्पीकर कैन नॉट टेक दी एक्शन। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसे ही बाबूलाल मरांडी का रिप्लाई आया, स्पीकर ने एक और रिप्लाई दिया, उन्होंने एक और नोटिस भेजा और इस बार क्लियरली मेंशन कर दिया कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आप हमारे स्पीकर का जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने अपीयर हो जाइए और जवाब दीजिए कि कैसे आपने पार्टी मर्ज की, क्योंकि आपके जो 2 मेंबर हैं वो कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप, आई होप कि हमारे व्यूअर्स समझ गए हैं कि 3 मेंबर थे जिसमें 2 मेंबर चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़े, लेकिन उन दोनों को डिसमिस कर दिया गया। 1 मेंबर बचे हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ज्वाइन करें, वही लीडर है, उन्होंने ज्वाइन भी कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने इसको ठीक भी कहा। तो जैसे ये दूसरा नोटिस आया, इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की। उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी झारखंड हाईकोर्ट में, जहां पे उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस आई है मुझे, पहले तो इसको क्वॉश कर दें, और जो मैलिफाइड इंटेंशन से स्पीकर ये एक्शन ले रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने का, इसके खिलाफ मुझे इंटरिम रिलीफ दीजिए कि ताकि वो कुछ कर ना सके। उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि जो झारखंड असेंबली के रूल्स हैं 2006 के तहत, ये ही क्वेश्चनेबल है। उन्होंने कहा झारखंड असेंबली के जो रूल्स है, ये नोट कीजिए कि उस रूल के अंडर, रूल 6 क्लॉज 1 के अंडर, झारखंड के जो स्पीकर है उनके पास पावर दिया गया है कि सो मोटो एक्शन ले। लेकिन अगर हम लोग बात करें 10th शेड्यूल की, संविधान की, तो संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि स्पीकर सो मोटो एक्शन ले सकता है। तो इसी को लेकर उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि 10th शेड्यूल के अंडर ऐसा कोई चीज नहीं लिखा हुआ है कि जिसे स्पीकर सो मोटो एक्शन, यानी कि अपने खुद से एक्शन ले सकते हैं। तो इस पिटीशन को झारखंड हाईकोर्ट ने सुना
और इसके ऊपर एक इंटरिम रिलीफ जरूर दी। झारखंड हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सुपीरियर है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि स्पीकर सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता है। इसको इग्नोर करते हुए जो एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है या फिर मैं कह सकता हूं सबऑर्डिनेट रूल है, झारखंड असेंबली के जो रूल्स है 2006 के, उसके तहत इन्होंने एक्शन लिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हायर होता है। तो इससे बाबूलाल मरांडी ने एटलीस्ट प्राइमा फेसी ये प्रूव कर दिया है कि कोई जुरिस्डिक्शनल एरर जरूर हुआ है। तो जो ये रूल 6 क्लॉज 1 है, इसके ऊपर सवाल उठाया, बहुत ही सही उठाया उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है आपको इंटरिम रिलीफ मिलेगी और जब तक ये मैटर सब जुडिस है तब तक स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो अभी तक की डेवलपमेंट ये है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होगा, क्योंकि अगर इस केस का डिसीजन स्पीकर की तरफ चला जाएगा, इट इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क डिसीजन। देखिए ऑलरेडी एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, स्पेशली क्योंकि पावर दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर को। और अगर हम लोग इंडिया में स्पीकर का इंस्टीट्यूशन देखें, स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन हो सकते हैं और ऑब्वियस ये है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी रहेगी वो अपने खुद के स्पीकर रखते हैं। और इंडिया में ये जरूरत नहीं है कि वो अपनी पार्टी का पोस्ट छोड़े, यानी कि पार्टी की मेंबरशिप छोड़े। यूके में अगर देखें, यूके में जो स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है, दे हैव टू लीव देयर पोस्ट फ्रॉम देयर पार्टी टू बी न्यूट्रल। इंडिया में ये जरूरत नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोगों ने रिकमेंडेशन ये दी है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पावर्स है स्पीकर को, उसको हटाकर आप दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिनकी रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करें। कुछ इस तरह के रिकमेंडेशन ऑलरेडी आ चुके हैं पहले भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी वेरी वोलाटाइल, वेरी फ्रेजाइल ऑल्सो, और स्पीकर ने बहुत बार बायस्ड डिसीजंस लिए। हम लोगों ने देखा है अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हाल ही में कर्नाटका में भी देखा, और अभी झारखंड के बारे में ये केस चल रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑल्सो फ्रॉम अ जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगली हियरिंग है जनवरी 13, 2021 को। तो इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आई है हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे, बिकॉज it is a very very important matter where the powers of the speaker are going to be defined. Whether the speaker can take suo moto action or not, it will be answered here in this particular case. We'll bring it to you as soon as possible. So stay tuned. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.